सभी आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 5 परिश्रम। ये अध्याय हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर जो हम करेंगे वो आपको आपकी हिंदी ज्ञान वाटिका की जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट करना है, और बाकी जो अभ्यास कार्य हम करेंगे वो आपको बुक में ही नोट करना है। ठीक है, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले आपकी बुक में कुछ इस अध्याय में कुछ कठिन शब्द आए थे जिनके अर्थ हम देखेंगे। ये शब्दार्थ भी आपको आपकी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। पहला शब्द है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है परीक्षा में असफल यानी फेल होना। ठीक है, अगला है विमाता। विमाता मतलब पिता की दूसरी पत्नी या फिर सौतेली माँ यानी स्टेप मदर। डोल। डोल का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ गोल बाल्टी जैसा बर्तन जिससे गांव में लोग कुएं में पानी भरते हैं। डोल क्या होता है? एक बकेट होती है एक टाइप की लोहे की, जिसको कुएं के अंदर डाल के और उसमें फिर पानी भर के ऊपर खींचते हैं। ठीक है, उस बर्तन को, उस बकेट को क्या बोलते हैं? डोल। नेक्स्ट है निधन। निधन मतलब डेथ या फिर मृत्यु। पराजय। पराजय का अर्थ होता है हार। ठीक है, इन शब्दों को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ कुछ शब्द है जिनको और दो तरह से लिखा जा सकता है। उत्तीर्ण शब्द को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, द्वारा शब्द को द के नीचे हलंत लगा के इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आधा व इस तरह से। और बुद्धिमान को भी द के नीचे या तो हलंत लगा के हम आधा द इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से। क्लियर? अब यहाँ पर आपके कुछ मौखिक प्रश्न है। ये आपको मौखिक प्रश्न है, मतलब ये आपको इनके आंसर आपको ओरली पता होने चाहिए। ठीक है, जो आपके लिखित प्रश्न आएंगे वो आपको नोटबुक में नोट करने हैं। तो पहला प्रश्न है गोविंद रानाडे की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जो गोविंद रानाडे की कहानी नानी ने सुनाई थी उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, गोविंद रानाडे ने क्या सोचा कि वो बार बार एग्जाम में फेल होते रहते हैं तो अब वो गांव ही छोड़ देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक रस्सी बार बार उस पत्थर जो कुएं की जगत थी उस पर टच होने की वजह से जो पत्थर है उसमें ही गड्ढे पड़ चुके हैं एक कोमल रस्सी से, तो मतलब क्या है, कंटिन्यूटी की वजह से पत्थर भी कट गया। तो गोविंद रानाडे समझ गए कि वो मेहनत तो करते थे लेकिन कंटिन्यू नहीं करते थे, परिश्रम करते थे लेकिन रोज नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या शिक्षा ली कि वो परिश्रम करेंगे और रोज परिश्रम करेंगे। ठीक है, एक दिन सब पढ़ लेने से पास नहीं होते, टॉप नहीं करते, डेली पढ़ना पड़ता है तभी आप टॉप करते हैं। दूसरा प्रश्न है नादिर शाह कौन था? उसका उदाहरण इस पाठ में क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया है? नादिर शाह कौन था? नादिर शाह ईरान का एक बादशाह था। उसका उदाहरण इस पाठ में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पाठ परिश्रम के महत्व को समझाने के लिए था। और नादिर शाह ने जो था वो भी एक साधारण से गडरिये का लड़का था, लेकिन उसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वो क्या बन गया था? ईरान का बादशाह बन गया था। ठीक है, इसलिए नादिर शाह का उदाहरण इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण किस लिए दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? हमारे भारत के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की निधन के बाद दूसरे जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे भारत के वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, उनका उदाहरण इस अध्याय में इसलिए दिया गया है कि उन्होंने भी अपनी ईमानदारी की वजह से और अपनी लगन और अपनी मेहनत की वजह से ही वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए थे। ठीक है, खरगोश कछुए से क्यों हार गया था? खरगोश कछुए से क्यों हार गया था? ये तो बहुत ही फेमस स्टोरी है और आप सभी को पता है। खरगोश को क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो तो जीत जाएगा, कछुआ धीरे धीरे आएगा, इतने में थोड़ी देर सो लूं। तो क्या उसके पास वो एबल तो था, केपेबल तो था कि वो जीत सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसने जीतने का जो प्रयास था उसको छोड़कर वो सो गया। और कछुआ जो कि धीरे धीरे चल रहा था लेकिन कंटिन्यू चलता रहा, कछुआ जाकर जीत गया। ठीक है, नानी जी ने रितु की पीठ क्यों थपथपाई? नानी जी ने रितु की पीठ क्यों थपथपाई? क्योंकि रितु की बात सुनकर कि अब वो भी बहुत परिश्रम करेगी और कक्षा में प्रथम यानी फर्स्ट आएगी,
ये सुनकर नानी ने ऋतु की पीठ थपथपाई। नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे। अब यहाँ से जो आपकी अभ्यास कार्य शुरू होता है ये आपको बुक में नोट करना है। जो ये लिखित प्रश्नोत्तर हम करेंगे ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं। तो यहाँ पर वाक्य है, मिट्टी के ही इन घड़ों से ये गड्ढे पड़ गए हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात पनिहारिन ने कही थी गोविंद से। ठीक है, पनिहारिन ने गोविंद से, जब गोविंद ने देखा कि कुएं की जगत के चारों ओर ये गड्ढे कैसे पड़े, तो पूछने पर पनिहारिन ने उत्तर दिया कि मिट्टी के इन घड़ों की वजह से ही ये गड्ढे पड़ गए हैं। ठीक है, अगला है, और ये कैसे कट गए हैं। ये बात किसने पूछी थी? ये गोविंद ने पनिहारिन से पूछी थी। ठीक है, हम भी घोर परिश्रम करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ये बात ऋतु ने नानी से कही थी। ठीक है, अब आ जाइए लिखित प्रश्न पर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्नोत्तर दोनों मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं। पहला प्रश्न है, ऋतु और अमित सुबह से ही क्यों प्रसन्न थे? ऋतु और अमित सुबह से ही प्रसन्न थे क्योंकि उनकी नानी घर आने वाली थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, गांव के कुएं पर पनिहारिन क्या कर रही थी? गांव के कुएं पर पनिहारिन क्या कर रही थी? गांव के कुएं पर पनिहारिन घड़े में पानी भर रही थी। पत्थर की जगत में चारों ओर क्या पड़ गए थे? उत्तर है, पत्थर की जगत में चारों ओर गड्ढे पड़ गए थे। आप इसको ई मत सोचना, ये ड के नीचे हलंत लगा है। ठीक है, गड्ढे। चौथा प्रश्न है, ईरान का बादशाह कौन था? इस पाठ में उसका उदाहरण क्यों दिया गया है? ईरान का बादशाह कौन था? अभी हमने मौखिक प्रश्न में पढ़ा, ईरान का बादशाह नादिर शाह था। इसका उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि वह एक साधारण गडरिये का लड़का था। वह अपने परिश्रम और साहस से ईरान का बादशाह बन गया था। ठीक है, और आखिरी प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? पाठ में उनका उदाहरण क्यों दिया गया है? तो उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इस पाठ में इनका उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने ईमानदारी और परिश्रम से अपनी योग्यता को बढ़ाया था। अब आ जाइए भाषा ज्ञान पर। नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करना मतलब जो ये शब्द है इसको सबसे छोटी से छोटी इकाई में बांटना। देखो, वर्ण विच्छेद करने में दो रूल इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो हमने जितने भी आपके वर्ण होते हैं उनमें अ स्वर पहले से होता है। ठीक है, अ, क्लियर। और जैसे हमें लिखना है क, तो ये क्या है? ये बना है आधा क। जब हम नीचे ऐसे डंडा लगा देते हैं ना, इसे हलंत कहते हैं। जब हम किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे हलंत लगा देते हैं तो वो आधा हो जाता है, जमा अ से। ठीक है, ये पूरा क किससे बना है? आधा क और अ से। ठीक है, तो जब भी हम जो शब्द है उसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो जब नॉर्मल ऐसे कोई भी वर्ण दिया होगा तो उसके नीचे आधा, ऐसे उसको आधा बना करके जमा अ करेंगे, पहला रूल। दूसरा, अगर यहाँ पर ये मात्रा दी होती जैसे की, तो क्या होता? अब यहाँ पर हमें पता है इसके साथ मात्रा नहीं थी तो हमने अ लगा दिया। लेकिन जब भी किसी भी वर्ण के साथ मात्रा दी हो तो क्या होगा? आधा तो वो होगा, आधे के साथ जो मात्रा यूज हुई है ना उसको लिखेंगे डायरेक्ट। ये बड़ी ई है तो बड़ी ई। ठीक है, दो रूल है सिंपल। अगर कोई मात्रा दी है तो इस तरह से लिखेंगे, उस वर्ण को आधा बना के, देन किसकी मात्रा है वो। दूसरा रूल, अगर मात्रा कोई नहीं दी गई है तो उस वर्ण को आधा बना के छोटा आ। ठीक है, मात्रा नहीं दी है तो छोटा आ, मात्रा दी है तो जो मात्रा दी है वो। अब वर्ण विच्छेद करते हैं। बिजली, बिजली में देखिए पहले ब फिर छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पर हमने आधा ब बनाया, ब के नीचे हलंत, फिर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई जमा, फिर ज के साथ कोई मात्रा नहीं है तो हम ज के साथ हलंत लगा के क्या लगाएंगे? अ, छोटा अ, ये छोटा अ है। क्लियर, जमा। अब ल के साथ मात्रा दी गई है तो ल हलंत जमा, कौन सी मात्रा दी गई है? बड़ी ई। क्लियर। ऐसे ही पत्थर, देखिए अब प क्या है? प पे कोई मात्रा नहीं है तो
आधा प मतलब हलंत वाला प जमा अ, क्योंकि मात्रा नहीं दी गई है। देन त आप देखिए ऑलरेडी आधा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अ ऐड नहीं करेंगे इस वाले त में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आधा है, तो यहाँ पर ओनली हलंत लगा करके छोड़ देंगे। फिर जमा थ में कोई मात्रा नहीं है, तो आधा थ जमा अ, उसके बाद र के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, तो जमा आधा र जमा अ। क्लियर? जब कोई मात्रा नहीं दी हो तो वो आधा उस लेटर को हलंत लगा के आधा कर देंगे और जमा अ। अगला है सफलता। अगेन आधा स जमा अ फ, आधा फ, यहाँ पर हलंत लगाया नहीं लगाया, जमा अ, फिर ल, आधा ल जमा अ, फिर यहाँ पर त के साथ देखो बड़े अ की मात्रा है, तो आधा त के साथ बड़ा अ, ठीक है, क्योंकि बड़े आ की मात्रा है। सेम ऐसे परिवार प, आधा प जमा अ, क्योंकि प के साथ कोई मात्रा नहीं है। फिर र, यहाँ पर आ जाएगा आधा र जमा, ये छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर आएगा छोटी ई, फिर जमा व के साथ बड़े आ की मात्रा है तो आधा व जमा बड़ा आ, फिर र यानी आधा र जमा, ये बड़ा आ नहीं आएगा, छोटा आ आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका है बचपन। बचपन तो बहुत इजी है, इसमें सभी में आधा आधा लेटर होगा और उसके साथ अ स्वर, आधा ब जमा अ, आधा च जमा अ, आधा प जमा अ, आधा न जमा अ। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला है अनाथ। अब यहाँ पर अ क्या है, अ अपने आप में ही कंप्लीट एक स्वर है, तो इसको तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो स्वर है, हम व्यंजन को तोड़ के बनाते हैं, ये व्यंजन है, ठीक है। जो मैंने आपको क की बताया था, व्यंजन के साथ होता है ये रूल, स्वर के साथ नहीं होता। तो अ तो खुद में एक स्वर है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अ जमा न के साथ आ की मात्रा है, तो आधा न जमा बड़ा आ जमा थ के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो आधा थ जमा ओ। यहाँ पर ये बड़ा अ नहीं आएगा, छोटा अ आएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो परिश्रम करता है परिश्रमी, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, भेड़ बकरियां चराने वाला गडरिया, पानी भरने वाली पनिहारिन, खेतों में अन्न उपजाने वाला यानी किसान, ठीक है। दिए गए शब्दों को लगाकर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पर इन शब्दों को यूज करके आपको नए शब्द बनाना है। जैसे बुद्धि से बना बुद्धिमान, श्रम से परिश्रम, देश प्रदेश या विदेश, दिन प्रतिदिन, साहस साहसी या दुस्साहस, कुछ भी आप बना सकते हैं बट ये वर्ड आने चाहिए उनमें, ठीक है। जीव जीवन, सजीव, निर्जीव, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे निर्धन, निर्धन का अर्थ होता है गरीब। जवाहरलाल नेहरू बहुत गरीब थे, यहाँ पर गरीब थे नहीं लिखिए, आप निर्धन थे लिखिए, ठीक है, ये वाले वर्ड्स यूज कीजिए। परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। राम मेहनत, राम मेहनत, यहाँ इस बच्चे ने थोड़ा सा एक्चुअली बहुत ज़्यादा सा मिस्टेक की हुई है, तो सेंटेंस आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। जैसे निर्धन का आप बना सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बहुत निर्धन थे। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। लाल बहादुर शास्त्री बहुत परिश्रमी थे, या फिर नादिर शाह ने बहुत परिश्रम किया, ठीक है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अर्थ होता है परीक्षा में सफल होना, ठीक है, परीक्षा में सफल, ना कि प्रथम आना। यहाँ पर ये गलत लिखा था, उत्तीर्ण मतलब परीक्षा में सफल होना, अनुत्तीर्ण मतलब परीक्षा में असफल होना। परीक्षा में सफल होना, राम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। गोविंद राणादे अनाथ थे, या जैसे भी आप, जो भी आपके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, बस उनमें ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। पराजय, पराजय का मतलब होता है हार। राहुल
की दौड़ में पराजय हुई, या फिर राजा की युद्ध में पराजय हुई, जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहें। ठीक है, बहुवचन बनाइए। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब दो या दो से ज़्यादा। रस्सी, रस्सियाँ, रस्सियाँ इस तरह से लिखा जाएगा। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा आधे स के आगे आएगी। ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ था। रस्सियाँ, रस्सी, रस्सियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ, स्त्रियाँ भी गलत लिखा हुआ है और पता नहीं टीचर ने भी इनको गलत ही किया हुआ है। स्त्रियाँ आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कहानी, कहानियाँ। घड़ा, घड़े। ठीक है, विलोम लिखिए। विलोम मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जैसे परिश्रम का, परिश्रमी का हो गया आलसी। निर्धन, धनी। साधारण, असाधारण। बचपन, जवानी। अब यहाँ पर आपको सही उत्तर चुन के टिक का निशान लगाना है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ईरान, सफलता, बचपन। इसमें ईरान क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ईरान एक देश का नाम है। ठीक है, साधारण, निर्धन, ये शब्द क्या है? साधारण और निर्धन क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं। विशेषण क्या है? जो संज्ञा के बारे में कुछ बताते हैं, उसकी कोई क्वालिटी बताते हैं। तो साधारण और निर्धन क्या है? ये संज्ञा के बारे में बताने वाले विशेषण हैं। सो विशेषण। प्रत्येक पंक्ति में कौन सा शब्द समूह से अलग है? प्रसन्न का हर्ष, खुशी, रोष। देखो, प्रसन्न, हर्ष, खुशी, ये सब क्या है? सेम है। रोष मतलब दुख, ये सबसे अलग है। इसके आगे टिक कर लीजिए। बाग का पर्यायवाची हो सकता है बगीचा या फिर फूल, उपवन। यहाँ पर फूल क्या है? इसका बाग का पर्यायवाची नहीं हो सकता, तो फूल को टिक कर दीजिए। बगीचा और उपवन ठीक है। रात, रात का किरण, रजनी, यामिनी। यहाँ पर आपका रजनी और यामिनी रात के पर्यायवाची है। किरण पर आप टिक कर दीजिए।